हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन एंड सीनियर लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आई हुई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हरियाणा में, उसके बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, आपका लेवल क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन हम लोग सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें सारे चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये रहा नोटिफिकेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको डायरेक्टली और या इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट डेट की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपको 5/8 यानी 5 अगस्त से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। यानी देखिए, आपको सिर्फ 10 डे का टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले बात कि जो लोग जैसे कि हरियाणा स्टेट है, वहाँ पे सेट का एग्जाम होता है, यानी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है। तो जो लोग पहले से पास कर चुके हैं वहीं लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो हरियाणा स्टेट से हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट वालों को इसमें अलाउ नहीं करता है हरियाणा गवर्नमेंट। और आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपने सेट क्वालिफाई किया हुआ है तभी आप एलिजिबल हैं। और इसमें क्या होगा कि जो पोस्ट है उसमें ना आपके सेट के जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका एग्जाम होंगे, आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। फिर वो एग्जाम और सेट के दोनों के वेटेज देखा जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपको 10th और हायर एजुकेशन में आपका जो हिंदी और संस्कृत भाषा होनी चाहिए, वन एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो हिंदी भाषी या मतलब कि जो जहाँ पे भी संस्कृत और हिंदी नहीं है मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। एज है 18 से 42। और जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो हरियाणा स्टेट के हैं लोग उन्हीं को मिलता है। आपको पता है, एज रिलैक्सेशन हुआ, आरक्षण का जो भी हुआ हर स्टेट का उन्हीं के स्टेट को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें सेट क्वालिफाई करना दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं जाते हैं, तो ये हरियाणा के लिए ही वैकेंसी है। तो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग हरियाणा से बिलोंग नहीं करते। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक पोस्ट के बारे में। तो आप देखिएगा, पोस्ट देखिएगा यहाँ पे, इसमें बहुत तरह के पोस्ट आए हुए हैं। हम लोग को सिर्फ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस पे फोकस करना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ना 77 पोस्ट यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे इसमें, तो सभी इंस्टीट्यूट का जैसे डिपार्टमेंट नाम दिया गया हो, उसमें क्या पोस्ट है, उसका लेवल क्या है, ये सब दिया गया है। जैसे आप 167 कैटेगरी नंबर में देखेंगे तो एडवोकेट जर्नल असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, डिपार्टमेंट है एडवोकेट जर्नल, लेवल 6 है। जर्नल के लिए 1 पोस्ट है और टोटल 1 है पोस्ट। यहाँ टोटल में आप 1 पोस्ट देखेंगे। इसी तरह आपको देखिए आर्काइव्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 6 1 पोस्ट है। उसी तरह DMER हरियाणा डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन का 3 पोस्ट है, लेवल 6 है। इस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन में लेवल 6 का 1 पोस्ट है। HARSAC में लाइब्रेरियन पोस्ट है और आपका लेवल 6 है और 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन दोनों का लेवल 6 ही दिया गया है। सबसे जो मेजर वैकेंसी है वो यहाँ पे है आपका हायर एजुकेशन में। यहाँ पे देखिएगा जूनियर लाइब्रेरियन का लेवल 4 है और 25 तो जनरल का है। टोटल 68 पोस्ट है। फिर से आप देखिएगा लॉ एंड लेजिस्लेटिव में आपका जूनियर लाइब्रेरियन का लेवल 6 है। देखिए, वहीं जूनियर लाइब्रेरी अगर हायर एजुकेशन में है तो वहाँ पे लेवल 4 है, लेकिन वहीं लॉ एंड लेजिस्लेशन में जूनियर लाइब्रेरियन का देखिएगा तो लेवल 6 है। यहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन का 6 है और टोटल 77 पोस्ट है। और मैंने 81 लिख दिया था, उसको आप सुधार कर लीजिएगा, 77 पोस्ट है। तो ये रहा आपका वैकेंसी। अब इसका ना क्वालिफिकेशन में डिफरेंट है। जैसे आप बहुत सारे जैसे पद देखिएगा सेम रहेगा, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 6 ही रहेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन में डिफरेंस आ जाएगा। आप इनके कैटेगरी नंबर से आपको क्वालिफिकेशन देखना होगा। जैसे ये आपका जितना कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि क्या क्वालिफिकेशन। जैसे 167 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा BA विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है। 61, जैसे 61 में देखिएगा आर्काइव्स डिपार्टमेंट में था ये पोस्ट। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कुछ भी
रहे चलेगा, सर्टिफिकेशन भी चलेगा और डिप्लोमा भी चलेगा। इसी तरह आपको देखिएगा 169 में देखिएगा इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और ये वैकेंसी कहाँ पे है, ये DMER हरियाणा में है। तो इस तरह से आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि क्या मतलब आप किस किस पद के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका वैकेंसी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके और सिलेक्शन प्रोसीजर, के बारे में, और फिर उसके बाद आपका इसेंशियल क्वालिफी, अभी यहाँ सब पोस्ट ही चल रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ डिस्कस किया था, सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में। तो इन्होंने बोला है क्या कि जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जो टोटल वेट होगा, 100 क्वेश्चन का टोटल वेट होगा वो 97 जीरो, मतलब कि वेटेज जो रहेगा वो 97.5 मार्क्स टोटल मिलेंगे आपको। यानी जो 2.5% का जो स्कीम है, ये सोशल इकोनॉमिक मार्क्स है, ये उस समय का आप मतलब इसमें डिटेल मत जाइए, बस आप ये जानिए कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 97.5 मार्क्स के होंगे टोटल क्वेश्चन। आपको क्या है ना कि इसमें टाइम जो मिलेगा एग्जाम में वो 105 मिनट मिलेंगे। और एक चीज और है इसमें कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन में 4 कोई भी ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो करेक्ट हो सकते हैं। तो उस 4 में जो A B C D और E, तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें कोई करेक्ट आंसर लगता है आपको तो वो दीजिए। अदरवाइज आप, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको ई टिक करना है। अगर आप ई टिक नहीं करेंगे तो इसमें मतलब कि आपको पेनाल्टी है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको पहले तो आप समझ लीजिए कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और वो रहेंगे 97.5 मार्क्स टोटल वेटेज रहेगा। अब निगेटिव मार्किंग पे आते हैं। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको ऊपर 4 दिए हुए ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं लगता है तो आप 5वां नंबर चूज करना है। लेकिन सभी क्वेश्चंस में 5वां नंबर आपको चूज करना ही करना है। सभी क्वेश्चंस में नहीं, जो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट करना चाहते हैं, मतलब नहीं आपको आंसर पता है, तब भी आपको 5वां ऑप्शन जो है ई ऑप्शन उसको चूज करना होगा, नहीं तो आपको 0.975 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, in case a candidate does not mark any of the 5 options for a questions, then 0.975 marks for each unattempt question shall be deducted। यानी कि आपके मार्क्स से जो करेक्ट मार्क्स होंगे उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने 5वां ऑप्शन चूज नहीं किया। यानी आपको अगर आंसर पता है किसी क्वेश्चन का, तो या तो उसका ऑप्शन होगा वो A B C D, ये 4 ऑप्शन में कोई ना कोई आपका करेक्ट होगा, तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। ABCD जो सही लगता है आपको उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसको टिक कीजिए, गोला रंगिए, ऑफलाइन पेपर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ये आंसर नहीं पता है, इसको मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है, तो फिर आपको ई वाले जो ऑप्शन है उसको गोला करके रंग देना है बस, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये एक नया तरीका से वैरायटी है, सब स्टेट का अपना अपना रूल होता है। फिर अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए, मतलब कि पहले तो ये ना इन्होंने बोला है कि हम बच्चे जितने भी अप्लाई करेंगे फॉर्म उनको हम बुलाएंगे एग्जाम के लिए। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऑफलाइन रिटन एग्जाम लेंगे ये। फिर से आपको कैंडिडेट के बारे में बताया कि अगर 30 से 40 सीट होंगे जिस पोस्ट पर, उसमें हम 150 कैंडिडेट को बुलाएंगे। यानी मतलब कि अगर 30 से ऊपर 30 से लेस देन पोस्ट है तो आपको 5 टाइम्स बुलाएंगे। इसी तरह से थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बाकी आप समझ लीजिए 3 to 5 टाइम्स कैंडिडेट को ये कॉल करेंगे, यानी कि एग्जाम देने के लिए। तो आप अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद रिजर्वेशन का इन्होंने बताया है, जो आपको पता है रिजर्वेशन का रूल वगैरह, उस सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस। देखिए इसमें जो सिलेबस होगा ना, उसमें लाइब्रेरी साइंस है। जो लोग लाइब्रेरी साइंस के लिए कर रहे हैं उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 मंथ के अंदर, मुझे उम्मीद है 2 से 3 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही एग्जाम है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले सेट का एग्जाम आप दे चुके हैं, आपको पोस्ट प्रिफरेंस भी भरना है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा।
मैं ढूंढ रहा हूँ आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। इतना बड़ा PDF है 31 पेज का। नहीं तो मुझे सिलेबस पता है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सिलेबस में देखिए सीधी सी बात है कि आपका ना सिलेबस में है 20% का वेटेज है जर्नल पेपर का, 10% का है ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, और 70% वेटेज है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 10 यूनिट है। मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, या मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा वीडियो में पूरा डिटेल में जो किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि है ना सिलेबस बहुत लेंदी होता है, लेकिन उसमें ना आपको सभी टॉपिक पर पूरा इंफोसाइज नहीं करना होता है। कुछ ही टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, कुछ को ओवरव्यू करके आगे बढ़ जाना होता है। तो मैं पूरा डिस्कशन करूंगा एक वीडियो में, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो मैं सिलेबस के बारे में पूरा यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो जो 20% है ना, इसमें जैसे GS होता है, GK होता है, हरियाणा GK GS होता है, रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, ये सब पूछे जाएंगे। 10 नंबर में कंप्यूटर पूछे जाएंगे, 70 नंबर में आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के बारे में मैं डेफिनेटली आगे डिस्कस करूंगा पूरा अच्छा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ या नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए लाइब्रेरी एकेडमी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।